सीएम डॉक्टर मनोहर यादव का टीकमगढ़ दौरा। जन आशीर्वाद अभियान में होंगे शामिल, जनता से करेंगे सीधा संवाद। योजनाओं और विकास कार्यों का लेके फीडबैक। दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। वर्ल्ड फोरम के कार्यक्रम में होंगे शामिल, मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारियां तेज। समिति को मिले 75 से ज्यादा सुझाव। सहमति पत्र 27 अगस्त को होगी प्रांत स्तरीय वर्कशॉप। एमपी में बारिश से हाहाकार। पूर्वी एमपी में भारी बारिश का दौर जारी। डिंडौरी, पन्ना, रीवा, सतना और छतरपुर सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। 16 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24 में हूं आपके साथ जय वाजपेयी। रुक करते खबरों की खबर कवर्धा से, जहां पंडरिया के ग्राम सरहैया में वर्षों पुराना बांध फूट गया। आपको बता दें कि पहले छोटा होल हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, जो लगातार बारिश में बांध का मिट्टी वाला हिस्सा बहा। वहीं भारी मात्रा में पानी बहने से सैकड़ों एकड़ फसल प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही। बता दें कि बांध का पानी निकलने से किसानों को भारी नुकसान की आशंका है और बांध फूटने के बाद मौके पर ग्रामीण पहुंचे, जहां जाल लेकर पानी में मछली पकड़ते नजर आए ग्रामीण। वहीं किसानों ने नुकसान का आकलन कर मुआवजे की मांग भी की है। तो देखिए, ये खबर आपको कवर्धा से बता रहे, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्राम सरहैया में वर्षों पुराना बांध जो है फूट गया। खबर रीवा से, जहां त्योंथर में टमस नदी का बढ़ रहा है तेजी से जलस्तर। बता दें कि लगभग 2 दर्जन गांवों का मुख्यालय से संपर्क कटा और पंचामा एवं हॉस्पिटल रोड में बाढ़ का पानी जो है भरा हुआ है, जहां आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया और टापू में तब्दील हुए। त्योंथर के निचले रिहायशी इलाके में घरों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ, जहां अभी जलस्तर घटने की संभावना नहीं दिख रही है। तो देखिए, ये खबर आपको रीवा से बता रहे, जहां पर त्योंथर में टमस नदी का तेजी से जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा। बता दें कि लगभग 2 दर्जन गांवों का मुख्यालय से संपर्क कट गया और पचामा एवं हॉस्पिटल रोड में बाढ़ का पानी जो है भरा हुआ, जहां आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया और टापू में तब्दील हो गए त्योंथर के निचले रिहायशी इलाके। और खबर लखनऊ से, जहां यूपी चुनाव से पहले महिलाओं पर भाजपा का बड़ा दांव। बता दें कि योगी सरकार 6 करोड़ से अधिक महिला मतदाताओं को साधने की तैयारी में है, जहां महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। वहीं मौजूदा योजनाओं की सहायता राशि बढ़ाने की भी तैयारी है, जहां नई महिला केंद्रित योजना शुरू करने पर भी मंथन किया जाएगा। और विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर बड़े फैसले के संकेत नजर आ रहे हैं, जहां एमपी, बिहार और महाराष्ट्र में भी अपनाया जा चुका है ऐसा फॉर्मूला। बता दें कि महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति पर भाजपा का फोकस है। तो देखिए, खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर यूपी चुनाव से पहले महिलाओं पर भाजपा का बड़ा दांव देखने को मिल रहा। बता दें कि योगी सरकार 6 करोड़ से अधिक महिला मतदाताओं को साधने की तैयारी में जुटी हुई, जहां महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है और मौजूदा योजनाओं की सहायता राशि बढ़ाने की भी तैयारी है। साथ ही नई महिला केंद्रित योजना शुरू करने पर भी मंथन किया जा रहा है। बता दें कि महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति पर भाजपा का फोकस है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर बड़े फैसले के संकेत नजर आ रहे हैं, जहां एमपी, बिहार और महाराष्ट्र में भी ऐसा फॉर्मूला अपनाया जा चुका है। बताया जाए कि महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति पर भाजपा का फोकस है, जहां योगी सरकार 6 करोड़ से अधिक महिला मतदाताओं को साधने की तैयारी में जुटी हुई है। तो देखिए, एक खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर यूपी चुनाव से पहले महिलाओं पर भाजपा का बड़ा दांव जो है वो देखने को मिल रहा है। बताया जाए कि महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है और मौजूदा योजनाओं की सहायता राशि बढ़ाने की भी तैयारी में भाजपा जुटी हुई। वहीं नई महिला केंद्रित योजना शुरू करने पर भी मंथन किया जा रहा है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर बड़े फैसले के संकेत जो है नजर आ रहे हैं। और वहीं बता दें कि एमपी, बिहार और महाराष्ट्र में भी ऐसा फॉर्मूला जो है वो अपनाया जा चुका है। साथ ही महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति पर अब भाजपा का फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सागर में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद होने के मामले में अब लोकायुक्त की एंट्री हो गई, जहां रविवार को गोपालगंज पुलिस ने सौरभ अहिरवार के घर पर दबिश देकर करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की थी। वहीं पुलिस की कार्रवाई सोशल मीडिया पर हथियार के साथ सामने आई, उसकी तस्वीर के बाद शुरू हुई थी और सौरभ ने पुलिस को बताया था कि बरामद रकम उसके रिश्तेदार और पीडब्ल्यूडी के पूर्व कर्मचारी रमेश अहिरवार की है, लेकिन रमेश ने रकम से किसी भी संबंध से इनकार कर दिया। इसके बाद नकदी के मालिक और रकम के स्रोत को लेकर सवाल खड़े हो गए। बता दें कि अब लोकायुक्त ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की है, जहां टीम नकदी के स्रोत, स्वामित्व और पूरे मामले से जुड़े पहलुओं की जांच करेगी। वहीं जांच में यह भी स्पष्ट होगा कि आखिर करोड़ों की रकम किसकी है और इसका स्रोत क्या है। पुलिस अधीक्षक सागर के पत्र के माध्यम से जो है इस संबंध में हमको जो है प्रतिवेदन भेजा गया है
जिस पर परीक्षण करके वैधानिक कार्रवाई जो है हमारे यहाँ लोकायुक्त के द्वारा जो है की जा रही है और इसकी विवेचना के लिए एक टीम जो है गठित की गई है। डीएसपी कमल सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनाया गया है, जिस टीम के द्वारा जो है इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो देखिए, ये खबर आपको सागर से बता रहे जहां पर लोकायुक्त ने मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि 3 करोड़ नकदी मामले में लोकायुक्त की एंट्री देखने को मिली। बताया जाए कि नकदी का स्रोत तलाशेगी अब लोकायुक्त। और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज जोशी ने उज्जैन स्थित भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए, जहां उन्होंने तड़के होने वाली दिव्य भस्म आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना की और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। वहीं भस्म आरती के दौरान अभिनेता महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए, जहां दर्शन और पूजन के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने उनका स्वागत और सम्मान किया। साथ ही उन्हें बाबा महाकाल का चित्र, प्रसाद और शॉल भेंट की गई। जहां मनोज जोशी ने मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन कर उन्हें अद्भुत और असीम शांति की अनुभूति हुई। वहीं उन्होंने महाकाल के दरबार में आकर खुद को सौभाग्यशाली बताया। बस आज भस्म आरती में जो अनुभूति हुई है वो दिव्य साक्षात्कार है। और आज रुद्र का पाठ भी हुआ हमसे और 2 घंटे बैठे रहे। भस्म आरती करके ही हम यहाँ आए हैं और बड़ा अद्भुत लगा। और ये जो अनुभूति है वो शब्दों में हम कभी भी वर्णन नहीं कर सकते। बाबा की जो शक्ति है, ये कालों के काल है महाकाल, सभी का कल्याण करेगा, सभी भारतीयों का कल्याण करेगा। जन जन। कोरबा के दुर्गम पुटका पहाड़ क्षेत्र में पर्यावरणीय पुनरुद्धार और वन्य जीव संरक्षण के कार्यों को अब और गति मिलेगी। बता दें कि वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कोरबा वन मंडल के बालको वन परिक्षेत्र अंतर्गत पुटका पहाड़ का दौरा कर चल रहे पुनरुद्धार और पुनर्स्थापना कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और निर्धारित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही मंत्री ने क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियों, वन्य जीवों के सुरक्षित आवास और हाथी कॉरिडोर के संरक्षण पर विशेष जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पुटका पहाड़ क्षेत्र की प्राकृतिक परिस्थितिकी को मजबूत करने के साथ वन्य जीवों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना प्राथमिकता है। वहीं निरीक्षण के दौरान वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। और खबर लखनऊ से, जहां यूपी चुनाव से पहले महिलाओं पर भाजपा का बड़ा दांव देखने को मिल रहा। बता दें कि योगी सरकार 6 करोड़ से अधिक महिला मतदाताओं को साधने की तैयारी में है और महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। मौजूदा योजनाओं की सहायता राशि बढ़ाने की भी तैयारी, जहां नई महिला केंद्रित योजना शुरू करने पर मंथन किया जा रहा है। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर नदीम खान जुड़ गए हैं। नदीम, यूपी चुनाव से पहले महिलाओं पर भाजपा का बड़ा दांव देखने को मिल रहा है। बताया जाए कि योगी सरकार अब 6 करोड़ से अधिक महिला मतदाताओं को साधने की तैयारी में और सीधे आर्थिक मदद देने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, बिल्कुल जय, आपको बता दें विधानसभा 2027 का चुनाव जो है नजदीक आ चुका है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरेगी। अगर बात कर ली जाए, देख लिया जाए तो अगले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश की 6 करोड़ से अधिक महिला मतदाताओं को साधने के लिए बड़े फैसले की तैयारी में है। साथ ही साथ महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने के लिए पहले से ही संचालित योजनाओं की सहायता राशि बढ़ाने के लिए नई महिलाओं केंद्र योजना शुरू करने के लिए जैसे जो है उत्तर प्रदेश की सरकार विचार पूरी तरीके से चलाती हुई नजर आ रही है। अगर देख लिया जाए मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले ही दावा चल रहा था, जिसके बाद भाजपा अपने गठबंधन के साथ वहां पर सरकार बनाने में पूरी तरीके से सफल हुई। अगर इसकी बात देख लिया जाए, यूपी में भी सभी दलों की महिलाओं मतदाताओं को साधने की रणनीति में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। और देख लिया जाए जिस तरीके से अब लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी अब महिलाओं के हित में लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। अंतिम निर्णय से पहले ही वित्त बढ़ भारी लाभार्थियों की संख्या और योजनाओं से प्रभाव अटकल किया जा रहा है। सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती का काम होगा, जिसका लाभ व्यापक महिला तक पहुंचने और उसका असर जो है चुनाव की जमीन स्तर पर पूरी तरीके से जया देखने को मिलेगा।
जी बिल्कुल नदीम, आप जुड़े रहे हमारे साथ। तो देखिए, नई महिला केंद्रित योजना शुरू करने पर अब भाजपा जो है मंथन करने वाली है। बताया जा रहा है कि महिलाओं को विधानसभा चुनाव से पहले बड़े फैसले के संकेत भी नजर आ रहे हैं। नदीम, आप जुड़े रहे हमारे साथ। खबर लखनऊ से, जहां सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को बड़ा झटका लगा। बता दें कि इमरान मसूद के दामाद सायन मसूद सपा में शामिल हुए, जहां अखिलेश यादव ने सायन मसूद को पार्टी में शामिल कराया। वहीं सायन मसूद एवं केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद के पोते और सपा में शामिल होने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई, जहां इमरान मसूद के लिए सायन का सपा में जाना बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार नदीम खान जुड़े हुए। नदीम, सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को बड़ा झटका लगा। बताया जाए कि इमरान मसूद के दामाद सायन मसूद जो है वो अब सपा में शामिल हो गए। क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल जी, आपको बता दें सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के दामाद हैं जो सायन मसूद, वो जो है लखनऊ में समाजवादी पार्टी में गुरुवार को शामिल हुए हैं। पर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने कांग्रेसी सांसद के दामाद सायन मसूद को पार्टी में शामिल कराया है। सायन मसूद पूर्व केंद्रीय मंत्री राशिद मसूद के जो है पोते हैं और लखनऊ में अखिलेश यादव के सामने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने वाले सायन मसूद के बेहद चुनाव लड़ने से की जो है तैयारियां भी अब चर्चा में हो गई। उनकी चर्चा के दौरान इमरान मसूद ने कहा था कि परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। माना जा रहा है अब तक समाजवादी पार्टी के सायन को विधानसभा चुनाव जो है लड़ाने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। अगर देख लिया जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के जो दामाद है काजी सायन मसूद समाजवादी पार्टी में जो शामिल हो गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। और फिलहाल एक जिस तरीके से ये मामला जो निकलकर सामने आया है, एक बड़ा झटका इमरान मसूद को लगते हुए नजर आ रहा है। अब साथ ही साथ एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इमरान मसूद के जो दामाद हैं सायन मसूद को समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से लड़ाने की तैयारी में जुट चुकी है, ये आशंका जो है जताई जा रही है। बिल्कुल नदीम, आप जुड़े रहे हमारे साथ। तो देखिए, इमरान मसूद के दामाद सायन मसूद जो है अब सपा में शामिल हो गया और अखिलेश यादव ने सायन मसूद को पार्टी में शामिल भी कराया है। बढ़ते अगली खबर की खबर लखनऊ से, जहां राम मंदिर निर्माण से जुड़े विवादों पर चंपत राय ने तोड़ी चुप्पी। आपको बता दें कि चंपत राय ने 9 पन्नों का पत्र जारी किया है, जहां पत्र में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर दावे किए जा रहे हैं और निर्माण से जुड़े तकनीकी, प्रशासनिक और नीतिगत फैसलों पर भी जानकारी दी गई। बता दें कि चंपत राय ने कहा है कि सभी निर्णय निर्माण समिति के स्तर पर लिए गए और मंदिर निर्माण प्रक्रिया में अपनाई गई व्यवस्थाओं को सार्वजनिक किया, जहां पत्र के जरिए विवादों पर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही राम मंदिर निर्माण को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच यह पत्र जो है अब सामने आया। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार नदीम खान जुड़े हुए। नदीम, राम मंदिर निर्माण से जुड़े विवादों पर चंपत राय ने चुप्पी तोड़ी। बताया जा रहा है कि चंपत राय ने 9 पन्नों का पत्र जो है जारी किया और पत्र में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर भी दावे किए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए बिल्कुल जया, आपको बता दें अयोध्या के राम मंदिर निर्माण का ये मामला है, उससे जुड़ी खबर है। चंपत राय ने राम मंदिर निर्माण से जुड़े विवादों पर करीबन 9 पन्नों का पत्र जारी कर अपनी जो है चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी तकनीकी, प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय निर्माण समिति द्वारा निष्पेष मिश्रा के नेतृत्व में लिए गए थे और साथ ही साथ चंपत राय ने ये भी कहा है कि 9 पन्नों को लेटर से 9 पॉइंट मंदिर का निर्माण कार्य पल्ला झाड़ा। और साथ ही साथ उन्होंने नपेंद्र मिश्रा पर बड़ा खुलासा। चंपत राय ने राम मंदिर निर्माण से जुड़े विवादों पर अपना 9 पन्नों की पत्र जो है जारी करते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने स्पष्ट ये भी किया है कि तमाम तरीके के उस पर सवाल किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें राम मंदिर निर्माण से जुड़े फैसलों को लेकर जिस तरह से चर्चा जो विवादों में चंपत राय ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने करीबन 9 पन्नों का लेटर जारी किया है। इसमें उन्होंने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष जो है पूर्व IAS अधिकारी नपेंद्र मिश्रा की भूमिका को लेकर कई दावे किए हैं। पत्र में चंपत राय ने लिखा है कि मंदिर के निर्माण के लिए सभी तकनीकी, प्रशासनिक, नीतिगत निर्माण पर ये कहते पत्र के माध्यम से चंपत राय ने मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के दौरान अपनाई गई व्यवस्थाओं को सार्वजनिक किया है। और यह भी पत्र में लिखा है कि निर्देश के उस पर बयान की प्रतिक्रिया माना जा रहा है जिसमें उन्होंने चढ़ावा चोरी और महापाप और डकैती की जैसी जो है चीजें जो है संज्ञा दी है। इसी ट्रस्ट के भीतर आरोप पे जो है लगातार जुड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण के प्रबंधक के करीबन 15 ट्रस्टियों वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्तर पर गठन किया गया था। मंदिर निर्माण की समिति के अध्यक्ष जो है रूस के नपेंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई थी और निर्माण के सभी प्रमुख जो है फैसले थे समिति द्वारा वो तय किए गए थे। लेकिन
जिस तरीके से अब ये मामला निकल कर सामने आया है, अब चंपत राय पूरी तरीके से अपना जो है पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर देख लिया जाए, निपेश मिश्रा स्थितिक पर नोएडा डिजाइन एसोसिएट फर्म का जो है चयन हुआ था। निर्माण समिति में पूर्व NDCC चेयरमैन अनूप मित्तल, प्रदेश देश के वरिष्ठ सिविल इंजीनियरों और विशेषज्ञों को जो है इसमें भी जोड़ा गया था। फिलहाल इससे अगर बात कर ली जाए तो लगातार जो राजनीतिक पार्टियां जो है लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है। कल इस मुद्दे पर जो है आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं संजय सिंह ने इस पर एक प्रेस वार्ता करी थी और उन्होंने लगातार चंपत राय को घेरे में लेते हुए कई मुद्दों पर सवाल भी खड़े किए गए। जी बिल्कुल नदीम, आप जुड़े रहे हमारे साथ। तो देखिए, राम मंदिर निर्माण से जुड़े विवादों पर चंपत राय ने चुप्पी तोड़ी और चंपत राय ने 9 पन्नों का पत्र जारी किया, जिसमें पत्र में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर दावे किए जा रहे हैं। और खबर लखनऊ से, जहां केजीएमओ की डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस्तीफा दिया। बता दें कि निजी प्रैक्टिस की चल रही है जांच और निजी प्रैक्टिस की जांच जारी रहेगी, जहां डॉक्टर ज्योति चोपड़ा को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई और केजीएमओ के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बता दें कि निजी प्रैक्टिस के आरोप डॉक्टर संदीप भट्टाचार्य पर लगे हैं। तो देखिए, खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर केजीएमओ के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस्तीफा दिया और निजी प्रैक्टिस की चल रही है जांच, जहां निजी प्रैक्टिस की जांच जारी रहेगी और डॉक्टर ज्योति चोपड़ा को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं केजीएमओ के नियमों का उल्लंघन किया गया। बताया जाए कि निजी प्रैक्टिस के आरोप डॉक्टर संदीप भट्टाचार्य पर लगे हैं। तो चलो, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर नदीम खान जुड़े हुए। नदीम, केजीएमओ के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस्तीफा दिया। बताया जाए कि निजी प्रैक्टिस की जांच चल रही है और डॉक्टर ज्योति चोपड़ा को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए, बिल्कुल जैसे आपको बता दें, राजधानी लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर संदीप भट्टाचार्य ने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे के बावजूद निजी प्रैक्टिस के आरोप को लेकर जो है पूरी तरीके से चर्चा की जो है जांच रहेगी। डॉक्टर संदीप भट्टाचार्य पर निजी प्रैक्टिस के आरोप लगे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जांच की प्रक्रिया इस्तीफे का कोई असर नहीं पड़ेगा और नियमों का उल्लंघन से जुड़े आरोपों की पूरी तरीके से जांच की जाएगी। डॉक्टर ज्योति चोपड़ा को अंतरिम जिम्मेदारी इसकी जो है अब सौंपी गई है। आपको बताते चले, डॉक्टर संदीप भट्टाचार्य केजीएमओ के नियमों के विपरीत निजी प्रैक्टिस करने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर इसने अपनी जांच शुरू कर दी। इस बीच उनके इस्तीफे की जानकारी सामने आई है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई जो है पूरी तरीके से की जाएगी। तो वहीं प्रशासनिक कार्यों का सुचारू रूप से चलने के लिए डॉक्टर ज्योति चोपड़ा को अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है। उन्हें डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यों का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है ताकि विश्वविद्यालय के नियमित कामकाज का पूरी तरीके से कोई असर न पड़े। केजीएमओ का प्रशासन का ये भी कहना है कि वहीं संस्थान के नियमों को आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में निजी प्रैक्टिस से जुड़े आरोपों को निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने के नियमानुसार जो है पूरी तरीके से कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल नदीम, आप जुड़े रहे हमारे साथ। तो देखिए, केजीएमओ के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस्तीफा दिया और निजी प्रैक्टिस की जांच चल रही, जहां डॉक्टर ज्योति चोपड़ा को अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। और चलिए, लखनऊ से सीधा रुख करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हिंदू हृदय सम्राट एवं हम सबके प्रिय बाबूजी श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित हिंदू गौरव दिवस में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी गणमान्य अतिथियों का मंच पर आगमन हो चुका है। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम का प्रारंभ बाबूजी के चित्र पर पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ प्रारंभ हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त मंच से कृपया मंच पर आसीन बाबूजी के चित्र पर पुष्पार्चन कर उन्हें आज के दिन अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त सम्मानित मंच।
बाबूजी के चित्र पर पुष्पार्चन की प्रक्रिया चल रही है। चित्र पर अनवरत पुष्पार्चन की प्रक्रिया चल रही है और हम सब श्रद्धा सुमन इस पंडाल में बैठे हुए आप सभी की ओर से इस समय बाबूजी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन हिंदू गौरव दिवस के रूप में यहां मनाया जा रहा है। और मंच पर इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री राजवीर सिंह राजू भैया पूर्व सांसद एवं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। तो चलिए बढ़ते खबरों की ओर। खबर लखनऊ से, जहां यूपी रेरा ने आवंटियों को बड़ी राहत दी। बता दें कि अब घर बैठे ईमेल पर आदेश और रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी मिलेगी, जहां घर दुकान के आवंटियों और शिकायतकर्ता सुविधा उठा सकेंगे और संबंधित बेंच के ईमेल पर मामले का विवरण भेजना होगा। वही ईमेल के जरिए जानकारी मिलने से कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि शपथ पत्र नहीं देने से रिकवरी सर्टिफिकेट की राशि में परेशानी आ रही थी, जहां ऐसे मामलों को देखते हुए यूपी रेरा ने अहम कदम उठाया। वहीं आवंटियों और शिकायतकर्ताओं को प्रक्रिया में सहूलियत भी मिलती हुई नजर आएगी। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर लगातार नदीम खान जुड़े हुए। नदीम, यूपी रेरा ने आवंटियों को बड़ी राहत दी। बताया जाए कि अब घर बैठे ईमेल पर आदेश और रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी मिलेगी और घर दुकान के आवंटी और शिकायतकर्ता इस सुविधा का लाभ जो है उठा सकेंगे। क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए बिल्कुल जया, आपको बता दें कि यूपी रेरा ने अब एक बड़ी राहत दी है। जो आवंटी हैं उनको एक बड़ी राहत मिली है। अब घर बैठे दुकान के आवंटी और शिकायतकर्ता जो है यूपी रेरा बेच का आदेश व संबंधित रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी अब घर बैठे ईमेल के माध्यम से जो है पा सकेंगे। ऐसे में लोगों को संबंधित बेच के ईमेल पर पता लगाने मामले में विवरण भेजा होगा। उन्हें कार्यालय आने की अब जो है पूरी तरीके से जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के रेरा ने संज्ञान में ऐसे कोई मामले आए हैं जिनमें आवंटी व शिकायतकर्ता के शपथ पत्र नहीं देने के कारण रिकवरी सर्टिफिकेट को राशि पाने में पूरी तरीके से परेशानी हो रही थी। कई मामलों की जानकारी अभाव और लापरवाही के कारण शपथ पत्र समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता था, जिससे धनराशि पाने की प्रक्रिया अनावश्यक देरी होती थी। यूपी रेरा की रिकवरी सर्टिफिकेट के संबंध में आवंटियों व शिकायतकर्ता को जानकारी देते हुए कहा था कि वे शपथ पत्र प्रस्तुति कर रिकवरी सर्टिफिकेट के माध्यम से मिलने वाली धनराशि प्राप्त कर ले। प्राधिकरण का ये जानकारी इसलिए दिया था ताकि पत्र आवंटियों को और शिकायतकर्ताओं को उनकी देय राशि पाने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न हो। अगर बात कर ली जाए, प्राधिकरण ने सभी आवंटियों को शिकायतकर्ता से जो है अपील किया है और साथ ही साथ वे अपने मामले में रेरा के बीच द्वारा प्रेरित आदेश और उसके अनुपालन का जारी रिकवरी सर्टिफिकेट के संबंधित प्रक्रिया को समय से पूरा करें। यह शपथ पर देना जरूरी है। तो इसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए, इसको देखते हुए ये सब सारी जो है चीजों को समय पर उपलब्ध कराने के लिए यूपी रेरा ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। जया जी बिल्कुल। तो देखिए यूपी रेरा ने आवंटियों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि ये खबर लखनऊ से बताया, जहां पर आप घर बैठे ईमेल पर आदेश और रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। चलो बढ़ते अगली खबर की, जहां उत्तर प्रदेश में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। बता दें कि विनीत जायसवाल को पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर बनाया गया, जहां चारू निकम को पुलिस अधीक्षक यूपी 112 लखनऊ बनाया गया। वहीं अविनाश पांडे पुलिस अधीक्षक संबंध मुख्यालय पुलिस बनाया गया। बता दें कि इसके साथ ही महानिदेशक लखनऊ बनाया गया। बीबीजीटीएस मूर्ति को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ बनाया गया और अभिषेक को पुलिस अधीक्षक गोंडा बनाया गया। जहां विकास कुमार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी बनाया गया और कृष्ण कुमार को पुलिस अधीक्षक बिजनौर बनाया गया। साथ ही विकास चंद्र त्रिपाठी को पुलिस अधीक्षक संभल बनाया गया और मार्तंड प्रकाश सिंह को पुलिस अधीक्षक बलरामपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए ये खबर आपको बता रहे, जहां पर उत्तर प्रदेश में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी जुड़ गई हैं। रूबी जी, उत्तर प्रदेश में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। बताया जाए कि विनीत जायसवाल को पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर बनाया गया। क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए सबसे पहले बता दूं कि 2027 के चुनाव से पहले अब अधिकारियों के जो तबादले हैं वो लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में 9 आईपीएस अधिकारियों को चेंज किया गया। अब इनमें जो विनीत जायसवाल को पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर बना दिया गया है। इससे पहले वहाँ पे जो एसपी थे उनको हटा दिया गया है और उसके बाद ही यहाँ पे चारू निगम को पुलिस अधीक्षक यूपी को 112 लखनऊ में बनाया गया है। उनको वो पोजीशन दे दी गई है। खासतौर से अविनाश पांडे जो है यानी कि अधीक्षक है, उनके संबंध मुख्यालय से जोड़ दिया गया है और जो महानिदेशक उत्तर प्रदेश के लखनऊ बना दिया गया है और साथ ही साथ अभिषेक को पुलिस अधीक्षक गोंडा बनाया गया है। तो कह सकते हैं विकास नगर हो या विकास कुमार हो और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी बना दिया गया है। इसके साथ ही साथ
कृष्ण कुमार को पुलिस अधीक्षक बिजनौर बना दिया गया। तो ये जो ट्रांसफर किए गए निश्चित तौर पे अब जिले की तस्वीर और दिशा दोनों को बदलने के लिए किया गया और ऐसे तमाम चीजों को लेकर कह सकते हैं कि अब जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार IAS लॉबी हो या PCS लॉबी हो, उन तमाम जगहों को लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग की खबरें लगातार देखने को मिलती है। और ऐसे में जो जिले हैं अब उनमें भी 9 IAS जो जिसको चेंज किया गया, निश्चित तौर पे अब जिले में जो तस्वीर है वो दूसरी देखने को जी मिलती है। बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए, जहां विनीत जायसवाल को पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर बनाया गया। रूबी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।